जी। वो पुरानी बातें तो इतनी हैं कि उस पर हम बहस करेंगे, हाँ, टाइम ये आपने निकल बिल्कुल जाएगा। सही कहा कि इसके ऊपर बहस करना तो बेकार है। फायदा नहीं, क्यों, ये तो होता चला आ रहा है। अब ये देखना है कि अब आज के बाद क्या होगा। अब मुझे तो खैर बेहतरी नज़र आ रही है पाकिस्तान में, क्योंकि जी, देखें जिसका जो काम है वो सब आप करने के लिए आ गए। बिल्कुल ठीक अब है। करेंगे। अब मैं इसहाक डार साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से कि सर शरह सूद आपकी जो भी मजबूरी है, जो भी मजबूरी है उसको बालाए ताक रखते हुए आप बहुत सर खूब। वो शरह सूद को कम ज़रूर करें। देखें शरह सूद कम करने के लिए आपको जाहिर है कोई ना कहीं कोई आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी को मुतमईन करने की भी जी, ज़रूरत होगी, जी, वो करें। क्योंकि हमारी जो आवाम है वो आपकी तरफ देख रही है। अब बिल्कुल आप ऐसे ही। किसकी तरफ देख रहे हैं हमें उससे ताल्लुक नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है। हमारी आवाम जो है ना 22, 23, 25 करोड़ की आवाम वो आपको देख रही है। बिल्कुल ऐसे ही। आप उनका रोज़गार फराम करें और आप कर सकते हैं। आप आगे वालों को आप मुतमईन करें और हम लोगों को आप मुतमईन करें। जी, आप जो है ना सबसे पहले शरह सूद जितना कम करेंगे, जैसे आपने बात की 4-5% की, मैं कहता हूँ ठीक है, हमें तो हमारे यहाँ तो 1% भी नहीं होना चाहिए, मगर बिल्कुल सही चले बात अगर है तो 4-5% पे ले आए कि कम से कम मईशत का पहिया चले। मईशत का पहिया चलेगा तो यासिर साहब लोगों को मतलब दुआएं भी मिलेंगी इसहाक डार साहब को, क्योंकि लोगों के घरों में चूल्हे बहुत खूब, जलेंगे, बहुत खूब। लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा ही है। महंगाई बुलंदी तक पहुंच गई है, लोगों की जो रोजगार लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। अब बताएं घर में जब अगर लोगों के हालात ऐसे होंगे कि लोग वो अंदर के हालात तो लोगों को खुद ही पता होता है। बिल्कुल ऐसा ही अब उनके घरों में कोई ऐसे माली हालात इतने अच्छे नहीं है, तो उनमें से कुछ लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं कि जाके क्राइम करना शुरू कर है। जी, देते हैं। जी। फिर वो क्राइम की नज़र में दायरे फिर उनका एंड भी अच्छा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें सही करने के लिए बुनियादी चीज़ जो है ना, आप ये देखें, हम ये नहीं कहूँगा कि कारोबार चला दें। भाई कारोबार नहीं चलाने की वजह क्या है, जी, कारोबार लोगों ने बंद क्यों किया है, उसके लिए शरह सूद है, उसको कम करें। उसके बाद जो जो फिर आपने हमारे रियल इस्टेट में वो टैक्सेस बहुत लगा दिए। भाई टैक्सेस लगाना हल नहीं है। आप रास्ता दें कमाने का, कमाएंगे तो टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा आपके मुल्क के अंदर जो है ना रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल। फिर आप जो है ना अपने मुल्क को तरक्की की तरफ, या उस पैसे को जहाँ पे आपको लगाना है, बहुत अपनी खूब। इंस्टॉलमेंट देनी है वो देते हैं। मगर आपने अगर कारोबार भी बंद कर दिया, सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गई, और आपके पास जब सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगी तो फिर आप किस तरीके से अपने मुल्क को आगे चलाएंगे। तो बिल्कुल ये सही। आफ्टर इफेक्ट आगे आना है। मैं चाह रहा हूँ कि आज अगर इस पे आप लोग अगर तवज्जो दे दें तो आप कारोबार चलाना शुरू करते हैं, बहुत आने खूब। के 2, 4, 6 महीने के बाद आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और फिर मुल्क का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी से क्योंकि आपकी वाबस्तगी है शोबे से, रियल एस्टेट के बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के हवाले से एक बड़ा इशू है। इसमें जो है वो बायर की जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर करना ज़रूरी है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत पाई जाती है। अच्छा, ये भी मैं अर्ज़ करूँ आपके इल्म में तो यकीनन ये बात है, देखने वालों से मैं गोशगुजार हूँ कि पूरी दुनिया में इसका जो जो ट्रांसफ़र का जो मामला है ये बहुत आसानी से हो जाता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंतहाई पेचीदा मरहला जो है वो बन जाता है। ऐसा क्यों है, ज़रा बताइए, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। जब कंप्यूटराइज हो गई तो एक साहब जो है अपना कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो वो जब उनको तो उसी वक्त पैसे पूरे मिल जाते हैं जब ट्रांसफ़र हो रही जी, होती है। जी, मगर जो परचेज कर रहे होते हैं उनको 1 महीने के बाद ट्रांसफ़र लेटर क्यों मिलता है। जी, ये 1 महीने के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब उसने आज परचेजर ने सारे पैसे सेलर को दे दिए, बिल्कुल ठीक है। अब सेलर तो पैसे लेके चला गया। जी, अब उसके पीछे अगर कोई किसी ने पीछे भी जाके केस कर दिया या किसी के ऊपर कोई लिटिगेशन लगा दी या कोई एप्लीकेशन दे दी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसकी प्रॉपर्टी रुक जाएगी। उसको जो टाइटल डीड मिलनी है, जो ट्रांसफर लेटर मिलना है, वो उसको नहीं मिलेगी। उसको उस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसुल से कि आप अगर पूरी पेमेंट, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस में हो या किसी डीएचए में हो या किसी भी कोई आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर जब पूरी पेमेंट जब आप करें तो उसी वक्त टाइटल डीड जो है ना, वो पूरी दुनिया में यही होता है। आप टाइटल डीड अपनी वाली सरेंडर करते हैं, वहाँ पे नई टाइटल डीड उसी वक्त ही मिल जाती है आपको, तो परचेजर भी सेफ हो जाता है। वरना इतने मसले हैं कि मैं बताए, मुझे इतना तजर्बा हो गया, इतना साल मुझे हो गए, तो मुझे बिल्कुल ठीक है। अंदाज़ा है कि क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। लोग इतनी वहाँ पर नेगेटिव सोच रख के काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सेलर। जी, सेलर इस तरीके से काम कर रहा होता है कि भाई चलो ठीक है, आपने पहले एग्रीमेंट किया, इनिशियल जो एग्रीमेंट होता है 10% का वो आपने कर लिया था, अब उसमें पूरी अमाउंट लिखते हैं, बिल्कुल। जबकि एफबीआर की अमाउंट अलग होती है। जी, अच्छा, अब लोग समझते नहीं है, एजेंट चाहता है कि डील हो जाए, दायरा उसका अपना काम है, मगर जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो इनके लीगल एडवाइजर होते हैं, उनकी फीसें ज़्यादा होती हैं, तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करें।
आपको सेव करेंगे। आपने 10% देके पूरी की पूरी अमाउंट लिखवा ली, वो पूरी अमाउंट जाहिर है बड़ी होगी, एफबीआर वैल्यू कम होती है, तो एफबीआर की वैल्यू जो कम है आपने ट्रांसफर करना है एफबीआर वैल्यू पे। सेल एग्रीमेंट जो बनेगा फुल एंड फाइनल का, वो भी बनेगा आपका एफबीआर वैल्यू पे। जब एफबीआर वैल्यू का, जब फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट आपका बनेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उस वक्त जो है आप एक ये वाला भी एग्रीमेंट करेंगे फुल एंड फाइनल का कि भाई ये एफबीआर वैल्यू के हिसाब से बन गया। जो पहले आपने जो एग्रीमेंट किया है उस पर भी आप ही ने साइन किए हैं, और उसके अंदर फुल तो एक ही परचेजर जो है वो दो एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है कि मैंने इतने में खरीदा है, दूसरे में कहता है मैंने इतने में खरीदा है। तो इसकी सजा कहीं ना कहीं परचेजर को भुगतनी पड़ेगी। सेलर को फायदा क्या होगा कि सेलर कोशिश करता है कि वो जो एफबीआर वैल्यू के हिसाब से करेगा, मगर जो पहले वाले एग्रीमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो भी पैसे चेक के थ्रू, पे ऑर्डर के थ्रू निकलवाएगा परचेजर से, जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो तो सारे ऑफिशियल हो गए। जबकि तासुर ये दिया जा रहा है कि ये पैसे जो हैं उसकी अनऑफिशियल है। भाई अनऑफिशियल पैसे कैसे हो सकते हैं? आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, पे ऑर्डर के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने पेमेंट की है ना, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने पेमेंट की है, तो वो अनडॉक्यूमेंटेड कैसे हो गई? ठीक है, वो तो हो गई। फिर वो सारे के सारे पैसे जो है ना, दायरे उसकी प्रॉपर्टी 6-8 साल पुरानी है, तो उसने तो सारे पैसे उठा के वाइट शो कर देने। बिल्कुल ऐसे ही। बेशक आपने जो है एफबीआर वैल्यू पे ट्रांसफर फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ इसी पे आगे जाके प्रॉब्लम आती है बाय सेल करते वक्त। जी देखो, होनी तो फेयर वैल्यू चाहिए, मगर फिर मईशत बैठ जाएगी। ये मतलब आपने जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दी। तो मेरा ख्याल में होना वही चाहिए, मगर मेरा ख्याल में ये सिस्टम ग्रेजुअली अगर आप चलाएंगे, ग्रेजुअली चलाएंगे, तो फिर ये मसला हल हो सकता है। असेसमेंट आसान हो जाएगी ना। अभी जो प्राइस डिटरमिन हम करते हैं ना, ये अब हर जगह का जो फर्क जो आता है वो इसी वजह से आता है कि हम अगर फेयर प्राइस के हिसाब से जाते हैं ना, कि एक सर्टेन प्राइसेस जैसे हर चीज़ की होती है, फेयर वैल्यूएशन से हमें इसकी असेसमेंट आसान हो जाती है, और फिर हम अपने माइंड के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कीमत अलग होती है, उसी के साथ दूसरी चीज़ होती है, उसकी कीमत अलग होती है, और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसकी क्या वजह है कि एक एरिया के अंदर ही, एक सोसाइटी के अंदर या एक ही उसके अंदर तो बहुत प्राइसेस के अंदर फ़र्क आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब ये कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें वो है जो सबसे पहले देखी जाती हैं। अभी अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बहुत सारे इन्वेस्टर जो बाहर से काम करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि इस वक्त हम वेट एंड सी के ऊपर हैं। और ख़ासतौर पे जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनके पास भी जब आप जाते हैं तो वो यही सवाल करते हैं कि जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी नहीं होगी, तब तक हम आपके साथ जो वो काम नहीं कर सकते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू हो तो आप मुझे बताइए कि हमारा तो बहुत बड़ा जो सरमाया आता है वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी से आता है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस कब बहाल होगा? जब आपके मुल्क की हालात बेहतर होंगे, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, तो वो पैसा आएगा। देखिए ना, आपने तो चारों तरफ से पैसा जहाँ से आ रहा है मुल्क के अंदर वो बंद कर दिए, वो रास्ते ही बंद कर दिए। तो आपको तो वो रास्ते खोलने की जरूरत है ना, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। आपने उनके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। भाई, जब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके मुल्क की खिदमत कर रहा है, तो उसको रिलीफ दें, उसको उसके पैसों की सेफ्टी दें। मैं तो समझता हूँ कि अगर फेयर वैल्यू में एक फ़ायदा ये होगा कि अगर जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो फेयर वैल्यू के हिसाब से करेगा, तो उसको फेयर वैल्यू के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। तो कम अज़ कम किसी और के लिए ना करें, उनके लिए जरूर ये कानून बनाए। ठीक है, तो वो बनाएंगे तो कम से कम वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप देखें कितनी बड़ी अमाउंट आपकी पाकिस्तान में आती है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो इसहाक डार साहब जो है वो इसके ऊपर भी नज़रसानी करें और लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों को थोड़ा सा रिलीफ दें। तो उससे क्या होगा, हमारे पाकिस्तान में वो पैसा आएगा, वो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उससे